राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस। आज हम जानेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। पिछले सेशन में हमने देखा था बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती है। तो पिछले सेशन में हमने क्या देखा था, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो एक नज़र रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पिछले सेशन में हमने देखा था। स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्राह्मणी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी स्वर्णरेखा की 395 किलोमीटर लंबाई है। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और बालासोर के निकट ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ब्रह्मी नदी ये भी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कोयल संख नदी हुआ ब्रह्मी नदी का सहायक नदी। 420 किलोमीटर इसकी लंबाई है ब्रह्मी नदी का। आगे हमने देखा था महानदी के बारे में। यह अनुवर्ती नदी है, अमरकंटक की पठार से निकलती है। शिवनाथ, हंसदेव, मंड, डूब ये नदियाँ इनकी सहायक नदियाँ हैं। जोंक, तेल दक्षिणी सहायक नदियाँ हैं। 1,42,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और ये नदियाँ छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिंहवा श्रेणी से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से। और हीराकुंड बांध और टिकरापारा बांध जो है बहुउद्देशीय नदी परियोजना महानदी पर ही स्थित है। उसके बाद हमने देखा था गोदावरी नदी के बारे में। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अधिक 44% भाग महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। 23% आंध्र प्रदेश, 20% मध्य प्रदेश में। तो ये भी 3 जिला महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। यह पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित त्र्यंबकेश्वर है, वहीं से उद्गम होता है आपकी गोदावरी नदी का। इसकी सहायक नदियों में से है। तो प्राणहिता नदियाँ सहायक नदियाँ हो गया। प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा नदी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। मंजीरा नदी हैदराबाद के समीप में मिलती है गोदावरी में। अनेक जल विद्युत परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। आगे हमने पढ़ा था कृष्णा नदी के बारे में। तो यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। आपका गोदावरी नदी जो था दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी थी और गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कृष्णा नदी को कहते हैं। कृष्णा नहीं, कावेरी नदी को, सॉरी। आगे है कृष्णा नदी के बारे में हमने पढ़ा था। दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है दक्षिण भारत की। यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है आपकी कृष्णा नदी और इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, जहाँ की गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर लंबाई है गोदावरी की, जो कि सबसे लंबी नदी है दक्षिण की। और इसका अपवाह क्षेत्र है 2,59,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ। 27% जो है आपका महाराष्ट्र में है, सबसे अधिक कर्नाटक में प्रवाहित होती है 44%। 29% आंध्र प्रदेश में पड़ता है, 29% आंध्र प्रदेश। और इसकी सहायक नदियों में से है कोयना, वारला, यारला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी इसकी सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा की सहायक नदियां हगरी है और कृष्णा को वेदावती नाम से भी, हगरी को वेदावती नाम से भी जाना जाता है। हगरी नदी जो कि तुंगभद्रा की सहायक नदियां हैं, वेदावती नाम से जाना जाता है हगरी नदी को। इस पे भी बहुत सारे जल विद्युत परियोजना है। अब कावेरी नदी के बारे में आगे पढ़ा था। तो कावेरी नदी कोडागू जिला के मैसूर पठार के दक्षिणी भाग से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है आपकी कावेरी नदी। तो ये मैसूर के पठार का दक्षिणी भाग से है
कर्नाटक के कोडागू जिला में है मैसूर पठार में कर्नाटक के कोडागू जिला से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में प्रवाहित होती है। ये कावेरी नदी जल विवाद आपका पूछेगा तो ये आपका कावेरी और तमिलनाडु के बीच में है। और 3% आपका केरल में है, 41% कर्नाटक और 56% सबसे अधिकतर भाग कावेरी नदी का आपका तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। इसकी प्रमुख नदियाँ, सहायक नदियाँ में से है हेमावती, लोकापावनी, सिमसा, अर्कवती, लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती। शिव समुद्रम नामक जलप्रपात है इसी कावेरी नदी पर और यह 2 धाराओं में बढ़ जाती है, उत्तर में कोलेरू और दक्षिण में कावेरी में बढ़ जाती है। दक्षिण जैसे प्रवाहित होती है तो कावेरी और उत्तर में कोलेरू में बढ़ जाती है। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कावेरी को माना जाता है और दक्षिण की गंगा भी कहते हैं इसे, पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा की उपमा प्रदान की गई है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। इसके अपवाह क्षेत्र को कावेरी नदी के अपवाह क्षेत्र को प्रायद्वीपीय नदियों में कावेरी ही एक ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाहित होती है। 20 किलोमीटर दूर स्थित है इसी नदी से 20 किलोमीटर दूर स्थित है कृष्णा सागर जलाशय। यह नदी श्रीरंगपट्टनम व शिव समुद्रम द्वीप से होकर बहती है। तो शिव समुद्रम द्वीप और श्रीरंगपट्टनम द्वीप से होकर प्रवाहित होती है। हेंगेलकल जलप्रपात कावेरी नदी पर ही स्थित है। आगे है बंगाल की खाड़ियों में से गिरने वाली नदियाँ में प्रमुख नदियाँ हैं पेन्नार नदी भी नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। कोलार जिला कर्नाटक के कोलार जिले से नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है और इसका अपवाह क्षेत्र कृष्णा कावेरी के मध्य में है आपका पेन्नार नदी। कृष्णा नदी फिर कावेरी नदी के बीच में प्रवाहित होती है पेन्नार नदी। 55,213 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। गंडी कोटा कुडप्पा जो है के निकट गहरा खड्डा बनाती है और इसकी प्रमुख नदियां हैं जयमंगला, कुंदेरू, सेगीलेरू, चित्रावती, पापागनी, चैयार। ये हो गया आपका पेन्नार नदी की सहायक नदियां। आगे पलार नदी के बारे में आपने देखा था। चिकबल्लापुर जिले से निकलता है, कर्नाटक में स्थित चिकबल्लापुर जिला नंदी पहाड़ी से निकलती है। तो पेन्नार नदी आपका निकलती थी नंदीदुर्ग पहाड़ी और और कोलार जिले से निकलती थी पेन्नार नदी कर्नाटक के कोलार जिले से। और यह पलार नदी जो है कर्नाटक राज्य के चिक्काबल्लापुर जिले से निकलती है और नंदी पहाड़ी से निकलती है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर व तमिलनाडु से अरकाट जिले से प्रवाहित होती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जिले से होकर प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे पढ़े थे आपने वेगई नदी के बारे में। तमिलनाडु राज्य का मदुरई जिला में स्थित है। वर्षानद पहाड़ी से वेगई नदी निकलती है। तमिलनाडु के मदुरई जिले से मदुरई, रामनाथपुरम आदि जिलों से होकर प्रवाहित होती है। ये एकमात्र है तमिलनाडु में प्रवाहित होने वाली जिला नदी वेगई नदी। और तमिलनाडु के ही जिले हैं मदुरई और रामनाथपुरम से होकर प्रवाहित होती है। मंडपम के पास पाक की खाड़ी में ये वेगई नदी गिर जाती है। अब मदुरई इसी नदी के इस तट पर स्थित है। ताम्रपानी नदी आगे आपने देखा था, तो यह भी तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जनपद की प्रमुख नदी है। दक्षिण सह्याद्री में स्थित अगस्ता मालाई पहाड़ी से निकलती है ताम्रपानी नदी। मन्नार की खाड़ी में यह गिरती है। तो वेगई नदी आपकी पाक की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में आपका ताम्रपानी नदी।
गिरती है। इसके अलावा भी आपका जो है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना, चंबल, बेतवा, सिंध, काली, केन, सोन, दामोदर और कोसी हो गया, महानंदा हो गया, आपका रामगंगा, जितने भी और उत्तर भारत की नदियां हैं सारे के सारे इधर आके गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों में से है चंबल, बेतवा, सिंध और काली, सिंध, केन, सोन, दामोदर। इसके अलावा ये सारी नदियां जो है अभी 10 ऊपर में आपने पढ़ा 10 नदियां भी ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं और ये जाके आपका बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। अब आगे जानते हैं अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो सबसे प्रथम होगी आपका नर्मदा नदी, प्रायद्वीपीय नदी में से एक है, सबसे लंबी नदी भी होगी और ये अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। तो पूर्व से पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी के बारे में जानते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पठार से होता है। तो छत्तीसगढ़ के मैकाल पर्वत श्रेणी में अमरकंटक का पठार है स्थित, वहीं से प्रवाहित उद्गमित होती है नर्मदा नदी। 1312 किलोमीटर है नर्मदा नदी की लंबाई। इसका अपवाह क्षेत्र है 98,795 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है, जिसका 87 भाग आपका एमपी में है और 11.5% आपका गुजरात में हो जाता है। 1.5% जो है आपका 1.5% महाराष्ट्र में है इसके प्रवाहित क्षेत्र। अब अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी जो है सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। विंध्याचल और दक्षिण सतपुड़ा श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में जो है होकर प्रवाहित होती है और जबलपुर के निकट भेड़ा घाट के संगम पर संगमरमर की चट्टानें। तो यहाँ आपका जो है महत्वपूर्ण फैक्ट ये हो जाएगा कि जबलपुर के निकट में भेड़ा घाट के संगमरमर की चट्टान, भेड़ा घाट में है संगमरमर की चट्टानों में। तो संगमरमर भेड़ा घाट में संगमरमर की चट्टानों में एक भव्य कंदरा है। संगमरमर की चट्टानों की एक भव्य कंदरा और कपिलधारा, जिसे धुआंधार के नाम से भी जाना जाता है, जलप्रपात का निर्माण करती है। तो भेड़ा घाट के समीप जो है कपिलधारा या धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी और यहीं पर आपका भव्य कंदरा है संगमरमर की चट्टानों का, जहां इसका जल 23 मीटर की ऊंचाई से, इसका जल जो है धुआंधार जलप्रपात 23 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, जिसे कपिलधारा के नाम से जाने जाते हैं। नर्मदा का निचला भाग नवगम्य है। नर्मदा जैसे नीचे गिरती है तो यहाँ नौका चलती है। यह भड़ौच के निकट ज्वार नद मुख बनाती है, यानी एस्चुअरी बनाती है। भड़ौच के निकट अरब सागर में स्थित खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ज्वार नद मुख बनाने के बाद अरब सागर में जो स्थित है खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। भ्रंश घाटी से में प्रवाहित होने के कारण इसमें अवसाद का अभाव होता है। तो भ्रंश घाटी आपने देखा कि सतपुड़ा रेंज और विंध्याचल श्रेणी से के बीच से होकर प्रवाहित होती है। तो भ्रंश घाटी इस प्रकार भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण इसमें अवसाद की कमी होती है, इसलिए यह अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है और एस्चुअरी का निर्माण करती है। ऊपर से गिरती है धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात 23 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, तो इसका जलप्रपात का निर्माण करती है, इसी से एस्चुअरी का निर्माण होता है।
एस्चुरी बनता है लास्ट में। आगे है तवा, बनेर। आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदियों में से है तवा, बनेर, बेडियार, दूधी, हिरन, बरना, कोनार, माचक आदि नर्मदा की सहायक नदियां हैं। माचक, कोनार, बरना, हिरन, दूधी, बेडियार, बरनेर और तवा नदी, ये हो गया आपका नर्मदा की सहायक नदियाँ। तो आपने जाना नर्मदा नदी के बारे में। आगे आप जानते हैं ताप्ती नदी के बारे में। तो ये भी है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के निकट सतपुड़ा रेंज से निकलती है, यानी कि आपका विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में है सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में आपकी प्रवाहित होती है ताप्ती नदी। तो सतपुड़ा रेंज की श्रेणी से समांतर 724 किलोमीटर इसकी लंबाई दूर तक बहती है। समांतर आपकी सतपुड़ा के समांतर 724 किलोमीटर प्रवाहित होती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुए खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। यह सतपुड़ा अजंता पर्वतों के मध्य, तो ये हो गया आपका, ये हो गया सतपुड़ा, ये हो गया अजंता, ये हो गया विंध्याचल। तो इसी के मध्य में अजंता और सतपुड़ा के मध्य में आपका जो है प्रवाहित होती है ताप्ती नदी। पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ये भी भ्रंश घाटी, ये बीच में प्रवाहित हुआ तो भ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित होती है। इसके बेसिन 79% भाग महाराष्ट्र में। तो इस नदी का जो है ताप्ती नदी का सबसे अधिक 79% महाराष्ट्र में अपना प्रवाहित क्षेत्र बनाता है। 79%, 15% एमपी में और 6% जो है गुजरात में। तो गुजरात में 6%, 15% एमपी में और 79% आपका महाराष्ट्र में ये प्रवाहित होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से है पूर्णा नदी। ताप्ती की प्रमुख सहायक नदियाँ पूर्णा नदी है। इसके मुहाने पर सूरत नगर स्थित है। तो इसके मुहाने पे जैसे ताप्ती नदियाँ प्रवाहित होती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, यहीं पे आपका जो है सूरत नगर स्थित है। और जल विद्युत परियोजना द्वारा इसके जल का उपयोग होता है। उकाई जल विद्युत परियोजना द्वारा इसका जल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। तो आगे जानते हैं साबरमती नदी के बारे में। तो साबरमती नदी का लंबाई है कुल 320 किलोमीटर लंबी है। साबरमती नदी राजस्थान में मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। राजस्थान का मेवाड़ की पहाड़ी से निकलकर खंबात की खाड़ी तक प्रवाहित होती है। तो अहमदाबाद इस नदी के किनारे है। तो साबरमती नदी के किनारे में आपका अहमदाबाद शहर है स्थित। सबसे बड़ा नगर है अहमदाबाद। इसे मैनचेस्टर भी कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। यह पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियों में तीसरी सबसे बड़ी नदी है। जैसे नर्मदा, ताप्ती और बाद में आपके हो गया साबरमती नदी तीसरी सबसे बड़ी नदी है। आगे देखते हैं माही नदी के बारे में। तो इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के धार जिले से विंध्याचल पर्वत से होती है। तो मध्य प्रदेश के धार जिले से किसका उद्गम होता है? माही नदी का विंध्याचल पर्वत से होती है। धार जिले के मध्य प्रदेश के मध्याचल पर्वत स्थित मध्य प्रदेश में धार जिले से निकलती है। यह नदी 553 किलोमीटर की दूरी इसकी लंबाई है। महानदी का 553 किलोमीटर, महानदी नहीं, माही नदी है। मध्य प्रदेश के धार जिले से माही नदी निकलती है। विंध्याचल पर्वत से होता है इसका उद्गम।
553 किलोमीटर की दूरी तय इसकी लंबाई है आपकी माही नदी का। तय करने के बाद 553 किलोमीटर तय करने के बाद खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र 34,842 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है माही नदी। 34,842 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात राज्य में फैला हुआ है। कितना? 34,842 वर्ग किलोमीटर MP, राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में फैला हुआ है। सोम, जाखम इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो माही की सबसे प्रमुख सहायक नदियों में से 2 नदी है, सोम और जाखम। आगे जानते हैं लूनी नदी के बारे में, जो कि अरब सागर में गिरती है। राजस्थान के अजमेर ज़िले के दक्षिण पश्चिम में अरावली है। तो राजस्थान के अजमेर ज़िले के दक्षिण पश्चिम में अरावली है। दक्षिण पश्चिम में राजस्थान ऐसे है, दक्षिण पश्चिम में अरावली है। श्रेणी में स्थित नाग पर्वत है। तो अरावली श्रेणी की दक्षिण पश्चिम में स्थित नाग पर्वत है, से यहीं से निकलती है आपकी लूनी नदी। नाग पर्वत से लूनी नदी निकलती है अजमेर के दक्षिण पश्चिम अरावली श्रेणी से, और 320 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। 320 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गया लूनी नदी का। होने के बाद कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है आपकी लूनी नदी। सरस्वती, जवाई, सुखड़ी, लीलड़ी, मिठड़ी नदियाँ लूनी की सहायक नदियाँ हैं। तो सरस्वती, जवाई, सुखड़ी, लीलड़ी, मिठड़ी सहायक नदियाँ हैं लूनी की। इसमें सरस्वती नदी का उद्गम पुष्कर झील से होता है। ये पुष्कर झील से होता है सरस्वती नदी का उद्गम। तो आगे जानते हैं सरस्वती नदी की प्रामाणिकता सिद्ध होने के बारे में। तो 6 मई 2015 को हरियाणा के यमुनानगर जिले के मुगलवाली गांव में खुदाई के दौरान, तो यमुनानगर ज़िला है आपका हरियाणा में, और वहीं पे एक गांव है मुगलवाली गांव में खुदाई के दौरान जल की धारा फूटने से प्राचीन सरस्वती के अस्तित्व से जुड़ी तमाम किंवदंतियाँ और मिथकीय प्रसंगों का रहस्य खुलता प्रतीत हो रहा है और इस नदी की प्रामाणिकता सिद्ध हो गई। तो ये इस नदी का प्रामाणिकता जो है कि सही है। ये नदी था भारत में, तो ये नदी थी सरस्वती नदी। तो 6 मई जो है 2015 को इसका प्रामाणिकता सिद्ध हो गया कि हाँ ये नदी थी भारत में। अब आगे जानते हैं घग्गर नदी के बारे में। तो यह हिमालय प्रदेश की राजधानी शिमला के समीप हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियों से होकर निकलती है। तो घग्गर नदी आपका जो है हिमाचल प्रदेश, तो ये तो हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला के समीप से हिमालय पर्वत से शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। यानी कि ये प्रायद्वीपीय नदियाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये अरब सागर में शायद गिरेंगी। तो इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। यह अम्बाला, पटियाला, हिसार जिलों से प्रवाहित होती हुई राजस्थान के गंगानगर जिले में प्रवेश करती है। अतः हनुमानगढ़ के समीप भटनेर के मरुस्थल, अच्छा तो हनुमानगढ़ जिला है आपका राजस्थान में, गंगानगर जिले में प्रवेश करती है राजस्थान के गंगानगर जिले में आपकी घग्गर नदी। तो हरियाणा के जो है अम्बाला, पटियाला और हिसार जिलों में प्रवाहित होती है, और उसके बाद राजस्थान के गंगानगर जिले में प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ के समीप भटनेर के मरुस्थल में यह विलीन हो जाती है। ये भी नदी विलीन होने वाली है घग्गर नदी। अब आइए जानते हैं मैप के थ्रू बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सारी नदियों के बारे में। पूरी नदियाँ आज कवर हो जाएगी, काहे की नदियों का आज लास्ट अंतिम क्लास है। जिसने भी नहीं देखा पिछले क्लास को तो आप प्लीज़ विज़िट करें पिछले क्लास को भी, क्योंकि इसमें अच्छे से पूरी नदियों को समझाया गया मैप के थ्रू भी। तो आइए आज जानते हैं मैप के थ्रू भी।
तो यहाँ से जो है आपका सत्तोपद ग्लेशियर से निकलती है आपकी गंगा नदी, यहाँ से पहले प्रवाहित होती है। आइए जानते हैं नर्मदा नदी को मैप के थ्रू। तो नर्मदा नदी यहाँ से जो है आपका उद्गम होती है अमरकंटक पठार से, मैकाले पर्वत के अमरकंटक पठार से उद्गम होते हुए 1312 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है नर्मदा नदी का। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से, मैकाले पर्वत से ये यहाँ से निकलती है, यहाँ से उद्गमित होते हुए 1312 किलोमीटर यहाँ तक इसकी लंबाई हुई। और इसी पे जो है स्थित है सरदार सरोवर डैम, ये गुजरात में सरदार सरोवर डैम स्थित है इसी पे। और यहीं ये गुजरात में जो है आपका 11.5% प्रवाहित होती है। सबसे अधिक प्रवाहित होती है आपका मध्य प्रदेश में 87%, मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। 11.5% आपका प्रवाहित होती है गुजरात में। और इसी पे है यहीं पे धुआंधार जलप्रपात, यहाँ पे है आपका धुआंधार जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात यहीं पे स्थित है जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और यहीं पे है धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जो है कंदरा, भेड़ाघाट के निकट संगमरमर की चट्टानों से गिरती है धुआंधार जलप्रपात। 23 किलोमीटर जो है ऊंचाई से गिरती है, 23 मीटर की ऊंचाई से गिरती है धुआंधार जलप्रपात। तो 23 मीटर। और नर्मदा नदी जो है यहाँ महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र में 1.5% ही प्रवाहित होती है, 1.5%। यहाँ 1.5% ही प्रवाहित होती है आपका महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र का मैप हो गया, ये एमपी हो गया आपका, ये गुजरात होके प्रवाहित होती है 3 राज्यों से होके। और आगे देखते हैं नर्मदा नदी को। तो ये जियो स्टडी का मैप से लिए हैं, थोड़ा समझने में अच्छा होगा। यहाँ कपिल धारा हो गया जबलपुर के पास, धौलाधर फॉल, धुआंधार फॉल हो गया ये जलप्रपात जबलपुर में, कपिल धारा, ये भेड़ाघाट यहाँ से होते हुए आपकी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ये हो गया आपका विंध्याचल की श्रेणी। तो ये हो गया विंध्याचल की श्रेणी। और ये हो गई आपका सतपुड़ा रेंज, ये हो गया आपका सतपुड़ा रेंज। इसी से के बीच में प्रवाहित होती है भ्रंश घाटी होके आपकी प्रवाहित हुई नर्मदा नदी। तो इस प्रकार ये खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, एस्चुरी बनाती है, आपने देखा। तो नर्मदा नदी की सहायक नदियों में से है तावा नदी, ये बरना नदी, दूधी नदी, उसके बाद ये दूधी नदी हो गया, बेडियार नदी हो गया, ये बेडियार नदी, कोनार नदी, दूधी नदी, बरनेर नदी, ये तवा नदी हो गया, माचक नदी हो गया ये, और ये हो गया बरना नदी। ये हो गई नर्मदा की सहायक नदियाँ। ठीक है, आइए जानते हैं अब लूनी नदी के बारे में। तो लूनी नदी जो है आपका नाग पर्वत, ये अरावली
पर्वत श्रेणी है ये अरावली श्रेणी। तो ये हो गया आपका अरावली श्रेणी। ये पूरा अरावली पर्वत श्रेणी है। यहीं पे स्थित आपका नाग पर्वत से अरावली श्रेणी का नाग पर्वत से आपका लूनी नदी ये प्रवाहित होती है, ये लूनी नदी। और 320 किलोमीटर लंबाई है लूनी नदी का। राजस्थान के अरावली पर्वत से ये निकलती है और आगे जाके ये कच्छ के रण में विलीन हो जाती है लूनी नदी। और इसकी सहायक नदियों में से है मीठड़ी, लीलड़ी और ऐसे जवाई, सरस्वती। तो इसकी सहायक नदियों में है। तो सरस्वती नदी के बारे में जानते हैं। तो सरस्वती नदी जो है पुष्कर झील है। सरस्वती नदी का उद्गम पुष्कर झील से होता है। पुष्कर झील से होके आपका सरस्वती नदी लूनी नदी में आके मिल जाती है। तो पुष्कर झील से निकलती है आपकी सरस्वती नदी। और ये भी विलुप्त नदियां हैं। सरस्वती नदी भी लूनी में जाके विलीन हो जाती है। तो सरस्वती नदी निकलती है आपका यहाँ से हरियाणा के पुष्कर झील स्थित हरियाणा के हो गया आपका यमुनानगर ज़िले में है। हरियाणा के यमुनानगर ज़िले से प्रवाहित होकर मुगलवाली गांव से ये प्रवाहित होती है। और 6 मई 2015 को इसके प्रामाणिकता के बारे में पता चला, सरस्वती नदी के प्रामाणिकता के बारे में। और ये आके लूनी नदी में आके मिल जाती है सरस्वती नदी पुष्कर झील से निकल के। तो खुदाई के दौरान मुगलवाली गांव से प्रमाण मिला आपका सरस्वती नदी का। आगे देखते हैं। अब जानते हैं साबरमती नदी के बारे में। ये मेवाड़ की पहाड़ी से निकलती है। मेवाड़ की पहाड़ी से 320 किलोमीटर इसकी भी लंबाई है। जैसे कि आपका 320 किलोमीटर थी लूनी नदी की लंबाई, उसी प्रकार है 320 किलोमीटर साबरमती की लंबाई। और राजस्थान के मेवाड़ पहाड़ से निकलती है, पहाड़ियाँ से। और ये आके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये हो गया आपका साबरमती नदी। और ये नदी है जो कि खंबात की खाड़ी में गिरने वाली आपकी माही नदी है, जो कि आपकी विंध्याचल पर्वत से होते हुए 553 किलोमीटर की। तो ये माही नदी 553 किलोमीटर प्रवाहित होती है आपका। ये माही नदी जो है विंध्याचल की पर्वत श्रेणी से निकलती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। और मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है। मध्य प्रदेश के धार जिले से विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलते हुए आपका राजस्थान को छू के ये प्रवेश करती है आपका गुजरात में। और ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये 553 किलोमीटर इसकी लंबाई है आपका माही नदी का। इसकी सहायक नदियों में से है सोम और जाखम। तो इसकी 2 सहायक नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदी सोम और जाखम। ठीक है। तो ये माही नदी के बारे में आपने जाना। इस प्रकार आपने नर्मदा नदी, साबरमती नदी, लूनी नदी, माही नदी के बारे में जाना। अब खंबात की खाड़ी में गिरने वाली ये नदियों के बारे में, सरस्वती नदी के बारे में जाना। कच्छ के रण में ये सब विलीन होती है, जो कि पश्चिम की ओर दिशा में प्रवाहित होती है ये सब नदियाँ। अब आगे जानते हैं ताप्ती नदी के बारे में। तो ये हो गई आपकी ताप्ती नदी, ये ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी हो गई है। और ये निकलती है आपका बैतूल ज़िला, एमपी के बैतूल ज़िला से।
और मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। मुल्ताई नामक स्थान के बैतूल जिला से निकलती है ताप्ती नदी, एमपी के बैतूल जिला से। आगे ये सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में प्रवाहित होते हुए, सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में प्रवाहित होते हुए आपका जो है सतपुड़ा श्रेणी के समांतर प्रवाहित होती है और ये ताप्ती नदी आके खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। और इसकी लंबाई हो गई ताप्ती नदी का आपका 724 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। और ये हो गया आपका सतपुड़ा रेंज, ये हो गई विंध्याचल रेंज आपका। और ये ताप्ती नदी के नीचे हो गया ये अजंता रेंज। तो सतपुड़ा रेंज, ये सतपुड़ा रेंज और अजंता रेंज के बीच में प्रवाहित होती है आपकी ताप्ती नदी। ये और ये सबसे अधिक भाग ये जो है आपकी महाराष्ट्र है MH। ये 79% जो है महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है, 6% ये है आपका गुजरात। और इधर आपका MP आ जाता है, MP जो निकलती है तो ये MP में पड़ता है, इसका 15% प्रवाहित होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा अधिक और सबसे कम गुजरात में, सबसे अधिक महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है ताप्ती नदी। ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी छोर से निकलती है। और यहाँ पे है आपका पूर्णा नदी गुजरात में, जो कि इसी के मुहाने पे स्थित है। पूर्णा नदी इसमें मिलती है, प्रवाहित होती है पूर्णा नदी। और इसी के मुहाने पे है आपका, पूर्णा नदी के मुहाने पे आपका सूरत नगर बसा हुआ है। पूर्णा नदी के मुहाने पे सूरत नगर बसा हुआ है। ये सूरत नगर यहीं पे बसा हुआ है, इसी के मुहाने पे। उकाई जल परियोजना जो है इसी पे है। उकाई जल परियोजना ये गुजरात में ही है, ताप्ती नदी पे। ये भी भ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपने जाना विस्तार से, ताप्ती नदी के बारे में भी। इसकी सहायक नदियां एकमात्र पूर्णा नदी है प्रमुख। ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में आपने जाना। और ये जो है समांतर प्रवाहित होती है, आपकी नर्मदा के समांतर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी पे ये है आपका धुआंधार कपिलधारा जलप्रपात। और उसके बाद आपका इंदिरा सागर जो डैम है आपका, तो नर्मदा नदी पे ही है स्थित। और उसके बाद ओमकारेश्वर डैम भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। तो ये खंबात की खाड़ी में और एक नदी बहने पश्चिम की ओर बहने वाली एक और नदी है। ये खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये पश्चिम की ओर बहने वाली। तो इसमें से आपका ये घग्गर नदी है। ये घग्गर नदी पश्चिम की ओर बहती है। ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश जो है, शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से निकलती है। और अम्बाला, पटियाला, हिसार जो आपका हरियाणा का है, इस ज़िले से होकर अम्बाला, हिसार, पटियाला होकर प्रवाहित होती है। और ये राजस्थान में जाके मिल जाती है। और राजस्थान के भटनेर मरुस्थल है, भटनेर मरुस्थल में जाके विलीन हो जाती है घग्गर नदी। और ये प्रवेश करती है राजस्थान में, गंगानगर जिले में ये प्रवेश करती है घग्गर नदी। ये गंगानगर जिले से प्रवेश करती है, भटनेर, राजस्थान के भटनेर मरुस्थल में जाके विलीन हो जाती है। ये हो गया आपका। तो 465 किलोमीटर जो है ये प्रवाहित होती, इसकी लंबाई है आपका
घग्गर नदी का। तो आपने जाना पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सारी नदियों के बारे में, भारत की सभी नदियों के बारे में। तो इस प्रकार पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी हो गई ये नर्मदा हो गई, फिर ताप्ती हो गई, ये माही हो गई, साबरमती, लूनी नदी, आपका घग्गर नदी, ये सब हो गई आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। और खंबात की खाड़ी में आपकी ताप्ती, नर्मदा, माही और साबरमती नदी, ये 4 नदी जो प्रमुख नदी है ये प्रवाहित गिरती है खंबात की खाड़ी में, एस्चुरी बनाती है। और ये कच्छ के रन में ये सब नदियाँ, एक कच्छ के रन में लूनी नदी और सरस्वती नदी ये सब विलीन हो जाती है। और घग्गर नदी भी आपका राजस्थान के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। और एक छोटी सी नदी है शरावती नदी, ये जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। आइए जानते हैं उत्तर भारत के पूरी नदियों के बारे में जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये आज ये पूरे नदियों को मैप के द्वारा लास्ट क्लास है नदियों का, भारत की नदियों का। आगे जानेंगे बिहार की नदियों के बारे में। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले सारी नदियों के बारे में जानते हैं। तो ये हो गया आपका सतोपत ग्लेशियर से निकलती है आपका विष्णु गंगा, जो कि आके अलकनंदा आके बनती है। धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ मिलती है तो वहाँ बनती है विष्णु प्रयाग, आगे जाके अलकनंदा नदी प्रवाहित होती है। उसके बाद नंदाकिनी जो है मिलती है अलकनंदा में तो नंद प्रयाग बनाती है। आगे जाके पिंडार नदी आके अलकनंदा में मिलती है तो कर्ण प्रयाग बनाती है। उसके बाद मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है तो रुद्र प्रयाग बनाती है। इस प्रकार गंगोत्री हिमनद से निकलती है आपकी भागीरथी नदी तो देव प्रयाग बनाती है। यहीं से आपका गंगा की मुख्य धारा प्रवाहित होती है आगे जाकर। और गंगोत्री हिमनद से जो है आपकी निकलती है यमुना नदी, यमुनोत्री हिमनद से, और प्रयागराज में आके गंगा से मिलती है। तो यहाँ हो गया आपका यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी, गंगोत्री हिमनद से आपका जो है भागीरथी नदी, और केदारनाथ से है आपका मंदाकिनी नदी, और सतोपत ग्लेशियर से जो निकलती है आपका बद्रीनाथ से, तो ये निकलती है आपका विष्णु गंगा अलकनंदा जिसे कहते हैं, आगे जाके बनती है। इस प्रकार अब चंबल नदी हो गया यमुना की सहायक नदी, जनापांव पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी। उसके बाद कैमूर की पहाड़ी से टोंस नदी, एक टोंस नदी जो है आपका हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड से होते हुए यमुना नदी में मिलती है। तो यहाँ भी है टोंस नदी आपका, यहाँ भी है ये टोंस नदी जो कि आपका गंगा में मिलती है। एक यमुना की सहायक नदियाँ हैं, एक गंगा की सहायक नदियाँ हैं। आगे है आपका पीलीभीत से निकलती है गोमती नदी जो कि गाजीपुर में आके मिलती है। काली नदी या करनाली नदी आके, ये घग्गर नदी आपने देखा कि वो हिमाचल प्रदेश से निकलती थी और हिसार ज़िले से होके हरियाणा हिसार ज़िले और अम्बाला पटियाला होते हुए आपका राजस्थान के भटनेर का मरुस्थल में विलीन हो जाती है। तो वो घग्गर नदी थी। इसमें जो है आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। और यहाँ आके ये घघरा नदी है जो कि काली नदी में आके, काली नदी, घघरा नदी और करनाली ये आके मिलती है तो घाघरा नदी बनाती है। ठीक है, तो काली नदी घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, ये आके आपका छपरा में मिल जाता है। इसी प्रकार सोन नदी जो है इधर से पठारी भाग से निकलती है। ये सब सारी नदियाँ पठारी भाग से निकलने वाली नदियाँ हैं। कर्मनासा नदी है आपका कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और यहाँ पटना के पश्चिम में जाके मिल जाती है गंगा में। सोन नदी बक्सर होते हुए पटना के पश्चिम साइड में सोन नदी भी मिलती है। यहीं पे आपका पटना शहर उदयन ने सोन और गंगा के नदी पे ही पटना बसाया है, उदयन ने बसाया था।
उसके बाद ये गंडक नदी है, और बूढ़ी गंडक गंडक के समांतर ही प्रवाहित होती है, जो कि बिहार में आके प्रवाहित होती है। ये कोसी नदी है, जो कि आपका नेपाल से निकलते हुए कटिहार जिला में मिलती है, कोसी नदी। फिर महानंदा, जो कि पूर्वी किनारे पे मिलने वाली सबसे पूर्वी किनारे की नदियां हैं। महानंदा नदी, जो कि गोदावरी घाट में मिलती है, गंगा में। और हुगली की सहायक नदियां हैं आपका दामोदर नदी, और हुगली जाके फिर मिलती है गंगा नदी में। यहीं पे बसा हुआ है फरक्का बैराज। जानते हैं यही नदी को, ये सब सारी नदियां आके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब जानते हैं इसके 3D मैप के द्वारा अच्छी तरह से। तो ये है आपका गंगा नदी 3D मैप पे। तो ये हो गया आपका 3D मैप पे। यहाँ से आपका जो है रामगंगा, धौली गंगा, अलकनंदा आके मिलती है। फिर यहाँ से आपका जो है देवप्रयाग आके मिलने के बाद ये हो जाती है आपका गंगा। गंगा में सबसे पहली नदी मिलती है, सबसे प्रथम सहायक नदी रामगंगा। यहाँ से फिर गोमती नदी है, जो कि आपका यूपी में ही प्रवाहित होती है, ये गोमती नदी। उसके बाद है आपका ये घाघरा नदी, जो कि नेपाल से निकलती इसकी मुख्य धारा। और ये शारदा नदी इसमें आके मिलती है। और ये हो गया घाघरा, ये आके छपरा के पास मिलती है। ये हो गया फिर आपका नेपाल से ही प्रवाहित होती है आपकी गंडक नदी, जो कि बिहार में मिलती है। और ये गंडक और बूढ़ी गंडक जो है इसी के समांतर प्रवाहित होती है, और ये भी गंगा में मिल जाती हैं। ये हो गया आपका कोसी नदी, इसे सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी नेपाल से निकलती है। उसके बाद ये हो गया महानंदा नदी, इधर से हो गया आपका अमरकंटक की पहाड़ी से आपका सोन नदी निकलती है। इधर से उत्तरी कोयल नदी आके इसमें मिलती है झारखंड से, ये झारखंड से। ये हो गया आपका एमपी, ये एमपी हो गया। आगे ये देखिए टोंस नदी गंगा में मिलती है, केन नदी आपका यमुना में मिलती है, बेतवा नदी आपका जो है यमुना में मिलती है, सिंध नदी यमुना की सहायक नदी है, पार्वती, काली, सिंध। और ये बनास नदी ये चंबल की सहायक नदियों में से एक है। और ये चंबल नदी जो है जनापा पहाड़ी से विंध्याचल श्रेणी से होते हुए ये आपके यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी के किनारे आपका दिल्ली बसा हुआ है पूरे एकदम। और ये जो है आपका राजस्थान, ये हो गया हरियाणा, और ये यूपी। तो हरियाणा यूपी का बॉर्डर बनाते हुए यमुना नदी यहाँ आती है, शेयर करते हैं। हरियाणा यूपी का सबसे लंबा शेयर करता है। उसके बाद ये यूपी में प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है। उसके बाद ये गंगा जो है आपका ये गंगा नदी आके फिर आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में जैसे ही बांग्लादेश में मिलती है तो ये पद्मा के नाम से जाना जाता है बंगाल की खाड़ी में गंगा। और यहाँ से जो है आपका हुगली नदी मिलती है पश्चिम बंगाल में, फरक्का बैराज निर्मित होती है। यहीं से आपका हुगली नदी में ही दामोदर नदी आके मिलती है, झारखंड से निकलती है दामोदर नदी और हुगली नदी में आके मिल जाती है। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ये हुआ आपका मानसरोवर झील के समीप से ही दक्षिण से ही निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी आपका यहाँ यांगसी ग्लेशियर से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, ये हो गया आपका नेपाल, ये हो गया तिब्बत, तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ हेयर पिन के तरह तीव्र मोड़ लेती है
ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी 5,500 मीटर गहरा कैनियन का निर्माण करती है। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग सांगपो या यारलुंगडुंग भी यहाँ का आता है तिब्बत में। और दिबांग नदी आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश में। जैसे यहाँ सादिया के पास ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है असम में तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र यहाँ से जाके धुबरी तक आपके गारो पहाड़ी के पश्चिमी छोर में जाके आपका धुबरी तक मिलती है। धुबरी के पास जाके आपका ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। जैसे ही बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है तो ये बांग्लादेश में तो इसका नाम हो जाता है जमुना। तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है आपका जमुना नदी। आगे जमुना और पद्मा का मिलन जो होता है यहाँ ये तो गंगा और जमुना का मिलन हो जाता है या पद्मा। इसके बाद है और यहाँ से निकलती है मणिपुर की पहाड़ी से, मणि की पहाड़ी से आपका बराक नदी जो कि मेघना की मुख्य धारा आगे जाके बनती है। ये बराक नदी सुरमा नदी आके मिलती है। फिर उसके बाद आपका कुशियारा नदी, सुरमा नदी, कुशियारा नदी बराक के मुख्य धारा में आके मिलती है। और आगे है आपका बराक नदी सुरमी कुसुमा आके मेघना में मिलती है। मेघना नदी मिलने के बाद आपका जो है जमुना और गंगा आके मेघना में मिल जाती है। आगे इस मेघना के नाम से ये प्रवाहित होती है। ये मेघना के नाम से प्रवाहित है बांग्लादेश में। तो ये आपने देखा जमुना गंगा पद्मा मिलके फिर आगे प्रवाहित होती है। ये मेघना में मिलती है। मेघना का मुख्य धारा ये बराक नदी आके मिलती है मेघना में। मेघना नदी आके जाके ये मेघना नदी बनाती है बांग्लादेश में। तो आपने ये देखा बंगाल की खाड़ी में ये सब नदियाँ गिरती है। आगे देखते हैं, आइए जानते हैं अब गंगा नदी के किनारे बसे शहर के बारे में। तो गंगा नदी के किनारे आपका हरिद्वार हो गया, कन्नौज हो गया, उसके बाद प्रयागराज, गाजीपुर, छपरा, पटना, सोनपुर, कुर्सेला और आगे जाके फरक्का बैराज। तो यह याद रखना है हरिद्वार, कन्नौज, प्रयागराज, गाजीपुर, हरिद्वार, कन्नौज, प्रयागराज, गाजीपुर, छपरा, पटना, सोनपुर और कुर्सेला, बाद में फरक्का बैराज फरक्का। तो ये हो गया गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर। ठीक है, आपका दिल्ली है, आपका जो है आपका यमुना नदी के किनारे। तो इस प्रकार ये मैप को ध्यान से देख लीजिए। और आगे जाके ये पद्मा नदी मिल जाती है, इधर से हुगली जाके गंगा में मिलती है। ठीक है, अब आगे देखिए ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो ये हो गया आपका ब्राह्मणी नदी। फिर हो गया आपका ये महानदी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद इसी के नीचे हो आपका पश्चिम और दक्षिण किनारे पे चिल्का झील है आपका स्थित। ये हो गया आपका गोदावरी नदी, यहाँ से होते हुए इधर प्रवाहित होती है। ये हो गया आपका गोदावरी नदी। कोलीरू झील इसी नदी के नीचे स्थित है, दक्षिण में कोलेरू झील। इसी की सहायक नदी है गोदावरी की वैनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती। इधर से हो गया इसमें और मिलने वाली नदी है
इधर से भीमा नदी ये आके कृष्णा नदी में मिलती है, कृष्णा नदी यहाँ आके मिलती है। और इसकी सहायक नदियों में है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा की सहायक नदी हो गया आपका हंगरी नदी। हंगरी नदी और तुंगभद्रा आपस में मिलने के बाद तुंगभद्रा जाके फिर कृष्णा नदी में मिल जाती है, ये भी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। उसके बाद ये पेन्नार नदी हो गया, पुलिकत झील इसी के नीचे है, पेन्नार नदी के नीचे। फिर पलार नदी, फिर ये हो गया आपका कावेरी नदी, दक्षिण भारत की इसे गंगा कहा जाता है। 2 एस्चुरी बनाती है, सॉरी मोहाना, 2 मोहाना बनाती है। इधर से इसमें आके मिलती है फिर नदियाँ सब इसमें। फिर आगे आपका बेगई नदी भी आके मिलती है मन्नार की खाड़ी में। इधर पाक हो गया, पलार हो गया, पेन्नार हो गया, पाकी खाड़ी में गिरती है ये आपकी। बेगई नदी जो है आपकी मन्नार की पाक की खाड़ी में गिरती है। और ताम्रपानी नदी जो है आपकी मन्नार की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। इसी कावेरी नदी पे स्थित है आपका शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम द्वीप है। कावेरी नदी पे ही स्थित है ये श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम द्वीप है। कृष्ण सागर जलाशय बनाया गया है 20 किलोमीटर दूर स्थित, इसी से 20 किलोमीटर दूरी पे बनाया गया है कृष्णा सागर जलाशय। इसे कावेरी नदी को ही कहा जाता है, इसी नदी बेसिन को दक्षिण भारत की चावल का कटोरा कहा जाता है। और ये दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, पवित्रता के कारण ये पवित्र नदी मानी जाती है। दक्षिण भारत की पवित्र नदियों में से एक है ये दक्षिण भारत की नदी कावेरी नदी, ठीक है। आपने जो है प्रमुख नदियों के बारे में देखा मैप पे और जाना इनके बारे में, ठीक है। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें, आपका कैसा लगा अपना राय भी दें। सही लगा तो भी, नहीं लगा तो भी, जो भी आप फीडबैक दें उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करूँगी और शुक्रगुजार रहूँगी आपका कमेंट का। आप अपना राय भी दे सकते हैं और इसके अलावा भी आपका वीडियो में क्या क्या होना चाहिए शामिल, तो वो मैं आप सबको प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। नदियों के बारे में जो है आपका पूरी भारत की नदियों के बारे में अब आज ये समाप्त हो गया, भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। आगे अब आप जानेंगे झील के बारे में, तो अगला सेशन में हम जानेंगे ये भारत के प्रमुख झीलों के बारे में, ये देख लीजिए। तो अगला वीडियो भी आप देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वो झील के बारे में बहुत छोटा ही वीडियो होगा आपका, ज़्यादा बड़ी नहीं, आधा घंटा में पूरा झील निपटा देंगे। थ्योरी भी तो थोड़ा 45 मिनट लगेगा कम से कम, पूरा 45 मिनट में जो है आपका पूरा झील थ्योरी प्लस ये मैप के द्वारा आपको समझा देंगे, ठीक है। अगला सेशन होगा आपका भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, तो अगला सेशन भी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। अगला वीडियो भी देखने नहीं भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।